हमारा देश भारत एक विकासशील देश है और यहाँ की ज्यादातर जनसंख्या खेती पर ही अपना जीवन यापन करती है। ऐसे में देश की आधे से ज्यादा आबादी का आर्थिक स्रोत जब खेती ही है तो उसे बढ़ाने के लिए भी तो कुछ करना ही पड़ता है ना। और उसी कुछ तो करने में फॉर्मूला इजाद किया गया यूरिया फर्टिलाइजर्स का। जी हाँ, ये वही यूरिया फर्टिलाइजर है जिसमें ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है, जो कि हमारे पौधों और फसलों के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि नाइट्रोजन को अलग से क्यों देने की जरूरत है जब वो हमारे आसपास के वातावरण में 78% के आसपास है। तो ये बात भी देखिए बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी जरूरत इसलिए भी होती है क्योंकि फैक्ट्रीज में इसके साथ कुछ केमिकल रिएक्शंस करवाकर इसे फर्टिलाइजर के रूप में कुछ ऐसे तैयार किया जाता है जो कि हमारे फसलों के लिए अमृत का काम करता है, जिसमें कि ज्यादा मात्रा में पौधों को जरूरी पोषक तत्व और नाइट्रोजन मिल पाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आपको बताते हैं कि आखिर यूरिया फर्टिलाइजर को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और क्या होता है इसका मेकिंग प्रोसेस। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे बीच में छोड़कर तो जाने की सोचिएगा भी मत। यूरिया के अंदर मेनली नाइट्रोजन होता है जो कि हमारे पौधों और फसलों की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए यूरिया को बनाने के लिए सबसे पहले इस नाइट्रोजन गैस को लिक्विड या फिर सॉलिड में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए तमाम तरह के प्रोसीजर्स को अपनाया जाता है। और इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को भी लगाया जाता है। वैसे तो अब 80% यूरिया इंडिया में ही बना लिया जाता है, पर बावजूद इसके 20% यूरिया हमें अभी भी बाहर से ही मंगवाना पड़ता है। फैक्ट्रीज में इस यूरिया को बनाने का काम कुल 3 स्टेप्स में पूरा किया जाता है, जिसमें सबसे पहले लिक्विड यूरिया को तैयार करने का काम शुरू होता है। अब ये तो हम आपको ऊपर ही बता चुके हैं ना कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। ऐसे में इस नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर से कलेक्ट किया जाता है क्योंकि हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ये तो आपने अपने बचपन की किताबों में भी पढ़ा होगा। अब इस प्रोसेस के बाद इस नाइट्रोजन को फैक्ट्रीज में हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके इसको प्रोसेस करवाया जाता है और इस तरीके से हमें अमोनिया गैस मिल पाती है। लेकिन अभी यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हुआ नहीं है, बल्कि इसके बाद आगे के स्टेप में इस अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, जिस वजह से इनके रिएक्शन से अमोनियम कार्बोनेट और काफी मात्रा में एनर्जी भी जनरेट होती है। वैसे ये एनर्जी यहाँ पर वेस्ट नहीं जाती है क्योंकि इसे आगे के लिए यूज कर लिया जाता है और कुछ इसी तरीके से फर्स्ट स्टेज भी हमारा फिनिश हो जाता है। अब बारी आती है सेकेंड स्टेज की, जिसमें लिक्विड अमोनियम कार्बोनेट में और टेम्परेचर को ऐड किया जाता है ताकि उससे पानी को इससे अलग किया जा सके और हमको ज्यादा से ज्यादा सॉलिड अमोनियम कार्बोनेट ही मिल सके। अब वैसे अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा यूरिया जो होता है ना वो काफी छोटे छोटे दाने में होता है। तो सवाल अब ये उठता है कि इतने बड़े अमाउंट से इतने छोटे छोटे दाने आखिर कैसे बनाए जाते हैं। तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा प्रोसेस होता है जिसमें इन्हें एक बड़े से कूलिंग टावर से होकर गुजारा जाता है और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाता है। वैसे ये बड़े बड़े टावर्स जनरली कुछ और नहीं बल्कि बड़ी बड़ी चिमनियां होती हैं जो कि गर्म गैस को ठंडा करने का काम करते हैं और फिर उसके बाद उसे फ्री एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि सरकार की तरफ से ये सख्त गाइडलाइंस है कि गर्म गैस को ऐसे ही सीधे वातावरण में नहीं छोड़ा जा सकता है, इसीलिए इसे ठंडा करना बहुत ही जरूरी है और ये वातावरण को ध्यान में रखते हुए एक जरूरी कदम है। और यही वजह भी है कि इन चिमनियों को काफी बड़ा और ऊंचा ऊंचा बनाया जाता है ताकि ऊपर पहुंचते पहुंचते ये गैसेस ठंडी हो जाए। लेकिन यहाँ पर यूरिया के केस में इन कूलिंग टावर्स का काम लगभग अलग ही होता है। इसमें ऊपर से अमोनियम कार्बोनेट को स्प्रे किया जाता है और नीचे से ठंडी हवाओं को छोड़ा जाता है। ऐसा करने से दोनों बीच में जाकर जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर अमोनियम कार्बोनेट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और टार के नीचे कलेक्ट भी हो जाता है। यहाँ पर एक प्लेट की मदद से इन बॉल्स को इकट्ठा किया जाता है और इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर से पास करवाया जाता है। अब इसके बाद अगली प्रोसेस में बारी आती है नीम कोटेड यूरिया की, जो कि आजकल मार्केट में धड़ल्ले से मिलने लगा है। दरअसल इसकी कोटिंग इसलिए जरूरी होती है क्योंकि बिना इसके कई इंडस्ट्रीज के द्वारा इस यूरिया और इस पर मिलने वाली सब्सिडी का मिसयूज किया जाता था। जब हमारे भारत देश में हरित क्रांति की शुरू हुई थी उस वक्त किसानों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और उन्हें यूरिया के दामों में रियायत देने के लिए सरकार की तरफ से यूरिया की खरीदी पर सब्सिडी दी जाती थी, जिसमें 250 से लेकर 260 रुपए में किसानों को यूरिया की एक बोरी मिल जाती थी।
लेकिन थोड़े ही समय के बाद ऐसी कई इंडस्ट्रीज थी जो कि इन पैकेज को किसानों के नाम पर खरीद कर सब्सिडी भी लेने लगी और इसका इंडस्ट्रियल लेवल पर भी काफी यूज होने लगा, जिससे कि सरकार पर एक एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा था। अब उसी बर्डन को कम करने के लिए इस पर नीम का स्प्रे किया गया, जिसके बाद कोई भी फैक्ट्री इसे इंडस्ट्री में यूज ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये यूरिया फिर उनके किसी काम का रह ही नहीं जाएगा। साथ ही नीम के स्प्रे करने से एक फायदा ये भी हुआ कि जब नीम जमीन के अंदर गया तो पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले तमाम हानिकारक तत्वों और कीटों को भी जड़ से खत्म कर दिया गया। अगर हम केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री की माने तो साल 2015 से 16 में देश में यूरिया का कंजम्पशन 95 मिलियन से कुछ ज्यादा का था, जो कि 2018 और 19 में बढ़कर 31.5 मिलियन टन के आसपास पहुंच गया। वैसे आपने यूरिया के बनने का प्रोसेस तो अब जान लिया, लेकिन चलिए आपको इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम दे ही देते हैं कि आखिर इन यूरिया को खेतों में अप्लाई कैसे करते हैं। ऐसे में जनरली आजकल देखा जाता है कि किसान खेतों में यूरिया को ऊपर से ही छिड़क देते हैं और उसके बाद तुरंत खेतों में पानी चला देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि ऐसा करके वो यूरिया के असर को खत्म कर रहे हैं और इससे उनके यूरिया डालने का सारा खर्चा भी बर्बाद ही जा रहा है, क्योंकि जैसे यूरिया का पानी से संपर्क होता है फिर ये अमोनियम गैस में बदल जाता है और वो गैस आसानी से हमारे वातावरण में घुल जाता है। दरअसल यूरिया को मिलाने का सही तरीका यह है कि एक छोटा सा गड्ढा खोदकर हमें उसमें यूरिया को ढकना चाहिए। इस खड्डे की दूरी खेतों में प्लांट या फिर सीड से लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर दूर ही होनी चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि यूरिया को एकदम बीज के साथ भी नहीं डालना चाहिए, बल्कि इसे गड्ढे में डालकर इस पर थोड़ी मिट्टी डालकर इसे बंद कर दिया जाता है और उसके बाद इसके ऊपर से इसमें पानी भी डाल दिया जाता है। इससे एक फायदा ये होगा कि गैस मिट्टी के अंदर ही दबी रहेगी, जिससे कि पौधे इसे आसानी से ग्रहण कर पाएंगे। वैसे खेतों में या पौधों पर यूरिया का छिड़काव करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता ही है कि कहीं भी इसकी मात्रा ज्यादा ना हो जाए, नहीं तो कई बार इससे पौधों की डेवलपमेंट तो रुक ही जाती है, साथ ही नाजुक पौधे जल भी जाते हैं। ऐसे में इसकी मात्रा का ख्याल रखना भी एक जरूरी स्टेप होता है। हम आपको बता दें 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय जगह जगह पर देश में गरीबी और भुखमरी की परेशानी थी जो कि देश की कमर तोड़ रही थी। ऐसे में देश की सरकार इस बात के लिए लगातार प्रयासरत थी कि कैसे देश से इस गरीबी और भुखमरी को दूर किया जाए। जब पूरे विश्व में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए लगातार रिसर्च करी जा रही थी, उस समय प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग ने गेहूं की एक हाइब्रिड प्रजाति को डेवलप किया, लेकिन भारत में एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन को जन्म देने वाले MS स्वामीनाथन को माना जाता है। 1960 के आसपास जब एक बार फिर से देश में हालात बद से बदतर होने लगे, तब सरकार ने विदेशों से हाइब्रिड गेहूं के बीज मंगवाए। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये आ गई थी कि देश पहले से ही भुखमरी से बेहाल था। ऐसे में नए बीजों के इस्तेमाल का रिस्क लेने के लिए लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तब इसे सबसे पहले 7 स्टेट्स के 7 जिलों में सिर्फ प्रयोग के तौर पर ही इस्तेमाल किया गया और जब ये योजना सफल रही तब जाकर भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हो गई और साल 1968 आते आते भारत में 170 लाख टन का प्रोडक्शन बढ़ गया, जो कि उस समय का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन था। और इस तरीके से धीरे धीरे करके हमारा देश खेती और अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया। तो उम्मीद है यूरिया बनने के पूरे प्रोसेस से लेके देश के अनाज में आत्मनिर्भर बनने की कहानी के बारे में जानकारी देती हमारी ये वीडियो आपको पसंद तो आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो साइड में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक रिसीव हो सके, वो भी सबसे पहले।